डॉक्टर राकेश पाठक, ये स्थिति कब तक चलेगी? क्योंकि सत्ता पक्ष कभी जेपीसी की मांग स्वीकार नहीं करेगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो आप चिल्लाएंगे जेपीसी और वो नहीं मानेंगे, और फिर बाद में उनको जिस दिन बिल पास कराने होंगे 1 घंटे में वो 10, 20, 50, 100 बिल 1 घंटे में सारे बिल पास हो जाएंगे। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो ऑफकोर्स विपक्ष का होगा, या विपक्ष जो बातें रिकॉर्ड में लाना चाहता है वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाएंगी। रास्ता क्या निकलेगा जब सत्ता पक्ष इस स्ट्रेटेजी पे आ जाए कि आप अडानी का नाम लेंगे, आप जेपीसी का नाम लेंगे और हम सदन नहीं चलने देंगे? जब सत्ता की ये स्ट्रेटेजी हो तो सुनीलम जी जो ने कहा कि विपक्ष क्या करे, लेकिन विपक्ष को वो भी तो करना चाहिए कि जो जनता चाहती है, वो जनता चाहती है चीजें सब रिकॉर्ड में आ जाए, शांतिपूर्ण तरीके से करे, या फिर ऐसा कौन सी चीज हो। हमारा मुद्दा ये है कि सदन चले तो रास्ता क्या हो। मैंने सुनीलम जी के आने से पहले 2 प्रस्ताव दिए थे, भाई जिस दिन हाउस नहीं चले उस दिन सैलरी मत दीजिए आप सांसदों को। दूसरा, 1 घंटा गाली गलौज के रख लीजिए कि आप गाली दीजिए पेट पे भर के। और राकेश जी, आप भी जानते हैं कि जैसे ही माइक बंद होता है ये सारे नेता जो एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं हाथ पकड़ते हैं और कैंटीन में संग खाना खाने चले जाते हैं। तो ये जो दोस्ती है, जो प्यार का गठबंधन है, ये जनता की पैसों की कीमत पे क्यों हो? कम से कम वहां तो सदन चले। क्या रास्ता है राकेश जी, बताइए, आप बताइए। संजय, रास्ता तो देश को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सत्ता अपने मद में सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थगित करना चाहती है, और हमेशा के लिए। आपने डॉक्टर सुनीलम जी के बारे में पूछा था और उन्होंने भी मेरा जिक्र किया। संयोग से जब डॉक्टर साहब विधायक थे तब मैं नवभारत का संपादक था। मुझे आज भी याद है कि जनहित के मुद्दों पर डॉक्टर साहब विधानसभा में किन तेवरों के साथ बातों को रखते थे। कई बार उन्हें सदन की कार्यवाही में विधानसभा अध्यक्ष के निर्मम हथौड़े की मार भी सहनी पड़ी, उन्हें निलंबित होना पड़ा, अलग अलग जो भी कार्रवाइयां उन पर हुई हों। इसके अलावा एक बड़े मुकदमे का उन्होंने सामना किया है, किसानों की लड़ाई का सजा हुई है उनको। तेवर अभी भी वही है, तेवर डॉक्टर श्रीराम के कम नहीं हुए हैं। तेवर आज भी हमारे ग्वालियर चंबल के आदमी के तेवर इतनी आसानी से थोड़ी बदलेंगे। तो डॉक्टर साहब के तेवरों को सलाम है। मैं थोड़ा सा, क्या रास्ता है ये तो हम और आप नहीं जानते, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, 2 बिंदु हैं सीधे सीधे। डॉक्टर उत्कर्ष जी ने भी कहा कि एक तो मोडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग, और दूसरे राहुल गांधी के बयान। राहुल गांधी के बयान पर हम लोग बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, इस पर भी संक्षेप में आएंगे। हमारे दर्शकों को आपके जरिए संजय जी थोड़ी सी बात ये याद दिलाना जरूरी है कि जेपीसी से सरकार बच क्यों रही है। असल में थोड़ा सा संक्षेप में ये बता दें कि संसद चूंकि बहुत सारे कामकाज करती है, उसके सामने बहुत बड़े काम होते हैं, तो सुविधा की दृष्टि से हमारी संसदीय परंपराओं में 2 तरह की समितियां हैं। एक स्थायी तरह समितियां होती हैं और दूसरी तदर्थ समितियां होती हैं। जो तदर्थ समितियां हैं उन्हीं में से सबसे शक्तिशाली समिति होती है संयुक्त संसदीय समिति, जिसे हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, जेपीसी कहते हैं संक्षेप में। जेपीसी का इतिहास यह है कि 1987 से लेकर अब तक जितनी बार जेपीसी बनी है उसके साथ एक किंवदंती जुड़ गई है। यह कहा जाने लगा है कि जेपीसी सत्ताधारी दल के लिए पनौती होती है। कुल मिलाकर जब से हमारी संसदीय प्रक्रिया शुरू हुई है 8 बार जेपीसी बनी है। सबसे पहले बोफोर्स को लेकर बनी, उसके बाद बैंकिंग को लेकर बनी, हर्षद मेहता घोटाला, फिर एक और वो थे, क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वित्तीय मामला ही है, उसको लेकर जेपीसी बनी, फिर वीवीआईपी चौपर घोटाले को लेकर बनी, 2G को लेकर बनी। इस तरह से बोफोर्स से शुरू होकर ये सारी प्रक्रिया, और हम मोदी जी की सरकार में भी बनी है। ऐसा नहीं है सरकार ने जेपीसी नहीं बनाई। जेपीसी बनी थी भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर और एनसीआर को लेकर। पनौती ये है संजय जी, मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता हूं, मैं तो वैज्ञानिक सोच का आदमी हूं, लेकिन पनौती ये मानी जाती है कि जिस भी सत्ताधारी दल ने जेपीसी गठित की, अगले चुनाव में उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। बोफोर्स से लेकर 2G और अब तक के तमाम घोटालों में, यद्यपि 14 के बाद 19 में नरेंद्र मोदी सरकार फिर से आई है, 2015 में एक जेपीसी उन्होंने बनाई थी। तो शायद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस तरह की किसी पनौती से भयभीत होकर जेपीसी नहीं बनाना चाहती। मैं जो समितियों का गठन का तौर तरीका बता रहा था, संयुक्त संसदीय समिति में वैसे भी जो बहुमत का दल है, जो सत्ता में होता है, उसका व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है।
जेपीसी की सदस्य सीमा जो है वो 30 के आसपास होती है, 30-31 हो सकते हैं उसमें। उसमें भी सत्ताधारी दल के ही लोग बहुमत के आधार पर ज्यादा होते हैं, राज्यसभा से लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं। तो हर तरह से जो सत्ता में बैठा दल होता है वो जेपीसी में वैसे भी उसका पलड़ा भारी होता है। और हमेशा ही जेपीसी ने सत्ताधारी दल को जिस मुद्दे पर जेपीसी गठित हुई थी उसे क्लीन चिट ही दी है। तो नरेंद्र मोदी को घबराना नहीं चाहिए, उनके पास बहुमत है, इतना भयावह बहुमत है जिसको अब भयावह कहना चाहिए। उस बहुमत के चलते अगर वे जेपीसी गठित कर भी दें तो अंततः क्लीन चिट उन्हें मिली जाएगी। लेकिन वे जानते हैं कि जब जेपीसी गठित होगी तो बहुत सारे तथ्यात्मक दस्तावेजी प्रमाण सामने रखे जाएंगे। तब यह सामने आएगा जो उत्कर्ष जी ने कहा कि जो रीरूट होकर पैसा आ रहा है, जो टैक्स हेवन से आ रहा है या मॉरिशस से आ रहा है, ये पैसा किस तरह आया, विनोद अडानी की कंपनियों का क्या रोल है, क्या वो काला धन है, अगर वो सही रास्ते से नहीं आया है, ये सब जब प्रमाण सामने आएंगे और जो अनिवार्यता है जेपीसी के सामने, जो भी सवाल जेपीसी पूछेगी, जिस भी विभाग से पूछेगी, जिस मंत्रालय से पूछेगी, उसे उसके उत्तर रखना जरूरी होंगे। यद्यपि जेपीसी मंत्रियों से आमतौर पर साक्ष्य नहीं लेती, नहीं बुलाती, लेकिन एक बार ऐसा भी हो चुका है। जेपीसी चाहे तो मंत्री को भी बुला सकती है संबंधित विषय में। तो मूल कारण यह है इस हंगामे का कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार नहीं चाहती कि अडानी के इस वित्तीय घोटाले पर कोई ऐसी गहन जांच बैठे जिसकी आंच उनके दामन तक आ जाए। मूल बात यह है। राहुल गांधी के बयान पर भी गतिरोध है सदन में। सरकार चाहती है, सत्ताधारी दल चाहता है कि राहुल गांधी माफी मांग ले। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर राहुल गांधी ने सचमुच देश का कोई अपमान विदेश में किया है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। सुनीलम जी ने भी रास्ता बताया कि कांग्रेस कह रही प्रधानमंत्री माफी मांग लें। उनके बयान हम पिछले 15 दिनों से लगातार हम और आप गिना रहे हैं, हर डिबेट में हम भी गिनाते हैं कि भारत में जन्म लेना पाप था, 2014 से पहले किसी पाप का दंड था, इत्यादि इत्यादि। बहुत समझ आया होता है माननीय मोदी जी के बयानों पर। लेकिन डॉक्टर सुनीलम, अगर माफी मांगनी पड़ी तो कई ऐसे लोगों को भी माफी मांगनी पड़ेगी विदेश में भारत को लेकर बयान देने पर, जो अब स्वर्गलोक में विचरण कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। माननीय अरुण जेटली जी, जो स्वयं इस वक्त स्वर्ग में हैं, उनका संसद में दिया गया बयान है कि 1975 के आसपास वे सारे नेता, उन्होंने कहा मेरी पार्टी के भी नेता, आप ढूंढ लीजिए वो बयान मिल जाएगा। विनीत पूनिया जो कांग्रेस के मीडिया सेल के कुछ पदाधिकारी, उन्होंने ट्वीट किया है। अरुण जेटली साहब ये कह रहे हैं कि भारत में होने वाले मानव अधिकारों के हनन पर हमारी पार्टी के नेता और विपक्ष के तमाम नेता विदेशों में घूम घूम कर प्रचार करते थे, इन्वर्टेड कॉमा। यह अरुण जेटली का बयान है। तो डॉक्टर साहब, माफी मांगने वालों में फिर जॉर्ज फर्नांडिस साहब का भी नाम आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम उस दौर में विदेश गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन उस समय जनसंघ, कालांतर में जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी शासनकाल में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ विदेशों में जाकर गुहार लगाते थे। हो सकता है उनमें से बहुत से लोग अब इस दुनिया में न हो, और जो है उनमें आडवाणी जी भी एक होंगे, उन्हें भी माफी मांगनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी को तो अभी 4 दिन पहले के अपने बयानों पर माफी मांगनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि जो जीवित हैं वे सब सदन में एक साथ आए और देश का अपमान करने के लिए विदेशी धरती पर माफी मांग लें। यद्यपि देश में ही बोलते हुए इतना अपमान कर देते हैं कि पूरी दुनिया को सुनाई देता है, दिखाई देता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, यह दुनिया एक छोटा सा गांव है। अब इस देश में होने वाली कोई गतिविधि दुनिया से छुपी नहीं रहती है। चाहे प्रधानमंत्री का बयान हो, चाहे केंद्रीय मंत्रियों के गोली मारो सालों को जैसे बयान हो, मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत हो, बलात्कारियों का अभिनंदन हो, बलात्कार में 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा पाया एक मुलजिम 4-4, 5-5 बार हर चुनाव से पहले पैरोल पर बाहर आता हो और सत्ताधारी उसके सामने ढोक लगाते हो, ये भी दुनिया से छुपा नहीं। अरे आप उनकी राम रहीम की बात कर रहे हैं, वो तो संत हैं। आप पता नहीं संतों पे कमेंट क्यों करते हैं। वो उनके संत है, वो अपने तो नहीं है, लेकिन उनके संतों आसाराम बापू भी है, वे भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तो दुनिया सब देखती है।
आपके मध्य प्रदेश के वो तो हिट हैं, बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा भी उसी किसी गति को प्राप्त होंगे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जो लग रहा है। राकेश जी बहुत बढ़िया बयान दिया उन्होंने, थोड़ा विषय से हटके उन्होंने कहा कि 4-5 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 बच्चे हाँ, राम के काम के लिए दे देना चाहिए। मैंने उस खबर को जब पढ़ा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि सबसे पहले सदकार्य के लिए स्वयं बाबा जी को आगे आना चाहिए। वे फौरन से पेशतर अगर 4-5 सालों में 3-4 बच्चे पैदा करें, हर साल एक करके, और उनमें से 2 को सीधे सीधे संघ कार्य के लिए दे दें, राम को समर्पित कर दें। वे भी तो बालिग हैं, वे संतानोत्पत्ति के लिए योग्य हैं, अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया है। अन्यथा केंद्रीय कैबिनेट में जितने लोग हैं, जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन सबके मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, पार्टी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से फौरन से पेशतर जितने उनके बच्चे उनमें से 1 या 2 बाबा बागेश्वर धाम के कहने से राम कार्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। लगा होगा कि बाबा बागेश्वर जी बच्चे पैदा करने से इसलिए भी डर रहे हो, बच्चे चाचा पे चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सिगरेट पियेंगे, गाली बकेंगे, तमंचा लहराएंगे, जेल जाएंगे। तो ये तो नहीं, बच्चे हमारे बच्चे चाचा पे, मामा पे, जीन्स में तो होता है ना, तो बागेश्वर बाबा होता है। राकेश जी नहीं, उनके सगे भाई तमंचा लहरा रहे थे, जिसको बाद में टॉर्च बता दिया गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो चाचा पे चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मानो बाबा। बिल्कुल, तो इसलिए शायद वे नहीं ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। चलिए हम विषय पर लौटते हैं। तो मूल बात यह है कि किसी भी सदन में, मध्य प्रदेश की विधानसभा हो या हमारी केंद्रीय पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा, ये है ही इसके लिए कि जनहित के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, विदेश के मुद्दों पर, अगर देश पर कोई खतरा है दूसरे देश से, तो इस पर चर्चा कहां होगी? सदन में ही तो होगी। और आप बार बार कह रहे हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की है। वो भी याद कर लीजिए, यूपीए 1, यूपीए 2 में अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी दोनों ही अब स्मृति शेष हैं। उनके बयान मौजूद हैं। उन्होंने संसद की धैर्य पर खड़े हो कहा, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है सदन चलाना, सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी है। और आज वे ही इससे उलट कर रहे हैं। असल में लोगों की कथनी करनी में इतना फर्क है संजय जी, कि ये इमली के पत्ते पर गुलाट खा जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब क्या बोल रहे हैं और कब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इमली का पत्ता बहुत छोटा होता है, इसलिए हमारे देसी मुहावरे हैं ये। तो फिलहाल मैं ऐसा मानता हूं कि जो सदन तब तक नहीं चलने देंगे जब तक कि उसको खत्म करने की नौबत ना आ जाए। किसी भी दिन सत्रावसान कर देंगे। उन्होंने जेपीसी गठित करनी है और वे भी जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। और कांग्रेस का ये उलटवार कि नरेंद्र मोदी माफी मांग ले अपने बयानों पर, ये उन पर और भारी पड़ रहा है।